नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा उमा भारती के विद्रोही तेवर के ऊपर में। कल एक खबर के अनुसार भोपाल में अपने कम्युनिटी की सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने अपने लोगों को कहा कि आप कोई जरूरी नहीं है, हम बीजेपी के नेता हैं, मैं कहूंगी बीजेपी के लिए वोट करने के लिए, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप कीजिए वोट, लेकिन अगर उस व्यक्ति को वोट कीजिए जो आपके हित के लिए काम करता है, जो आपका आदर करता है। बेसिकली ये सारे अखबार में इसकी सुर्खियों में आया ये खबर, क्योंकि जब बीजेपी इतनी ताकतवर है, जब नरेंद्र मोदी जैसा शख्सियत प्रधानमंत्री हैं, जहां पर किसी को कहते हैं कि जब पावर में रहती है कोई पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो, चूं शब्द किसी करने की हिम्मत नहीं होती है। यही हम लोगों ने देखा है, कांग्रेस की भी वही स्थिति थी, आज बीजेपी के भी वही स्थिति है। तो क्या उमा भारती का जो ये विरोधी तेवर है, क्या इसको बीजेपी में विद्रोह की संज्ञा दी जाए या मात्र विरोध कहा जाए, ये तो आने वाला समय तय करेगा, कल तय करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और उमा भारती शख्सियत कोई मामूली नेता नहीं है बीजेपी की। उमा भारती, हम सब जानते हैं कि बीजेपी को बीजेपी बनाने में लोग माने या ना माने, इसमें उमा भारती की बड़ी भूमिका रही है। पूरा का पूरा जो रथ यात्रा चला और ये जो अयोध्या आंदोलन चला, उसमें उमा भारती की प्रबल भूमिका रही है। और आपको याद होगा जब 6 दिसंबर अयोध्या डिसास्टर जिसको कहा जाता है कि जब मॉस्क को डिमोलिश किया जाता था, उस मौके पर भी लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी लोगों के साथ उमा भारती मौजूद थी और उनके ऊपर जब ये एलिगेशन लगाया गया, हालांकि बाद में उनको इससे बरी कर दिया गया पूरे एलिगेशंस के ऊपर में, लेकिन वो आज भी इस बात को मानती हैं कि उसको मैंने उससे भागना नहीं चाहते। वो कहती हैं कि बीजेपी को भी और हम लोग सब इसके लिए कि ये एक आंदोलन था, जन आंदोलन था, ऐसे हमको करनी कटाने की जरूरत नहीं है। तो खुलेआम इस बात को स्वीकार करती हैं और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। उमा भारती न केवल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, बल्कि केंद्र में भी कई बार मंत्री रही हैं, वाजपेयी जी के सरकार में और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में। लेकिन हम भी इस बात को जानते हैं कि यह पहली दफा नहीं है कि उमा भारती का यह तेवर दिखाई पड़ रहा। उमा भारती ऐसी शख्सियत है कि आपको याद होगा कि एक बार तो लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भी उन्होंने जो उनका तेवर था, जिसके चलते उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। तो ये दूसरी घटना है कि और पार्टी से निकालने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी फ्लोट की और फिर बाद में चल करके वो फिर बीजेपी में आ गई। तो ये उमा भारती का जो बैकग्राउंड है वो ये है, लोधी कम्युनिटी से वो आती हैं और वो एक हम्बल उनका बैकग्राउंड रहा है और उससे निकल करके वो आज पूरे देश में एक बड़ी शख्सियत के रूप में दिखाई पड़ी और बीजेपी की बड़ा बड़ी शख्सियत है, बड़ा चेहरा है बीजेपी के अंदर। तो आज वो अगर ये बात कह रही हैं अपने लोगों को कि आप खुले हैं, आप स्वतंत्र हैं अपनी वोट, अपने जो आपका अधिकार है वोट देने का अधिकार, उसको करने के लिए आप अपने मनोरूप अपने उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो ये बड़ी घटना है। ये पूरी कहानी कह करके मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, इससे कोई नरेंद्र मोदी की सरकार को या बीजेपी को कोई खतरा होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि ये घटना बड़ी थी, इसके बारे में मैंने आपके साथ साझा करना इसको उचित समझा और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने का कोशिश करने का प्रयास करूंगा कि ये बीजेपी का जो एलिगेशन हमेशा रहता था कि इंटरनल बिकरिंग है कांग्रेस के अंदर, विरोध कोई बोल नहीं पाता है डर से, और बाकी पार्टियों के बारे में, तो ये बीजेपी भी कोई अछूती पार्टी नहीं है। बीजेपी में भी ये कोई पहली दफा ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ नॉर्मल जैसा आपको दिख रहा हो वैसा ही चल रहा है। बीजेपी भी ऐसे ऐसे दृष्टांत रहे हैं कि आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी में भी कहते हैं ना कि जब राजनीतिक विरोध जो होता है उसमें आइडियोलॉजिकल तो नाम दे दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत टसल होता है, पर्सनल टसल होता है, जिसके चलते पार्टियां टूट भी जाती हैं और इस तरह के कई उदाहरण आपको मिलेंगे। अगर आप कांग्रेस का इतिहास को देखेंगे तो आपको लगेगा किस तरह से बारी बारी से जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और उसके पहले भी कांग्रेस से ही ये सारी पार्टियां निकली, जनसंघ निकली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे तो जनसंघ निकली, पहले कम्युनिस्ट पार्टी निकली, बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी और फिर कांग्रेस में भी
बड़े सब लोग किस तरह से कई लोग कांग्रेस छोड़ करके इंदिरा गांधी के जमाने में और बाद में भी छोड़ के चले गए। अभी G23 का उदाहरण आपके सामने है, और अभी जो कई लोग छोड़ के गए हैं कांग्रेस को। तो इस तरह की चीजें, ठीक है, कांग्रेस का हालत बुरा है, इसलिए ये ज्यादा घटना आपको अभी फिर देख रहा हूं कि जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं तो फिर G23 के स्वर, विद्रोही स्वर नहीं सुनाई पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, निष्कर्ष इसका स्टोरी का यह है कि जब तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है, ताकतवर रहती है, मजबूत रहती है, तो विरोध करने वाले को हिम्मत नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विद्रोही स्वर सुनाई पड़ जाते हैं। जब मैंने उमा भारती की कहानी को देखा तो लगा क्या बीजेपी में भी कुछ उथल पुथल तो नहीं हो रही है। खैर, ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन मौजूदा अभी की स्थिति में इस बात में कोई दो मन, कोई इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा, और लगता नहीं है कि बीजेपी में किसी तरह की खतरा है। लेकिन बीजेपी में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, जैसे कांग्रेस के बारे में मैंने कहा, दूसरी पार्टियां भी हैं, और बीजेपी में भी दो चीज आपको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला कि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली पॉलिटिकल लीडर, इनके भी गुजरात के राजनीति में, और ये सब लोग जानते हैं, अगर आप अपने थोड़ा सर्च करिए गूगल पर आपको पता चलेगा, एक बहुत ही मजबूत जो इनके एक साथ सहयोगी काम करने वाले संजय जोशी, इनसे जो दोनों एक जमाने में दांत कांटी रोटी थी, और बाद में चल करके कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के मतलब इतना ज्यादा टग ऑफ वार दोनों में चलने लगा, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। और आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, और इसमें कोई दो मत नहीं कि सबसे जो नॉन फेस है बीजेपी के अंदर, तो उस समय संजय जोशी हाशिए पर हैं। कहाँ पे हैं शायद बहुत लोगों को पता नहीं। एक और कहानी है जो आप लोगों को, आज के जनरेशन को शायद पता नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी की इतने प्रतिष्ठित, और देश में कल ही मैं बोला उनके बारे में कि सब सारी पार्टियों में उनकी प्रतिष्ठा थी, इसी बीजेपी में उन्हीं के समकक्ष बल्कि उनसे ज़्यादा सीनियर एक बहुत ही बड़ा शख्सियत हुआ करते थे, जिनका नाम था बलराज मधोक। और बलराज मधोक न जनसंघ के उस जमाने जो पूरी पुरानी पार्टी थी जनसंघ, उसके अध्यक्ष रहे, बल्कि 60s में 67-68 में सबसे ये उन्हीं की भूमिका थी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट पार्लियामेंट में आया था, 35 सीट्स। वो पार्लियामेंट में 2 बार लोकसभा में मेंबर भी रहे, और जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को उठाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उनकी प्रबल भूमिका रही, और वो एक बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। हमको याद है जब हम लोग स्टूडेंट एज में थे, जवानी की बात है, तो आडवाणी के पहले अगर कोई शख्सियत जनसंघ को जो एक अग्रेसिव मोड में लाके खड़ा करने वाला शख्सियत था, उस व्यक्ति का नाम वही बलराज मधोक था। और बलराज मधोक न सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, वो बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे। उनकी 3 किस्तों में उनका जो जीवन ऑटोबायोग्राफी आया है वो पढ़ने लायक है, और खास करके जो तीसरा खंड है उसमें, जिसमें उन्होंने इनके बारे में, दीनदयाल उपाध्याय की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वो, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बारे में, उनका असैसिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जो जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि जो पहला कॉन्सेप्ट था, जो जिसको कि बीजेपी और बाद में उसके पहले जनसंघ ने बहुत भुनाया, वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियनाइजेशन की, जो भी चाहे जिसी धर्म का व्यक्ति हो या किसी कास्ट का व्यक्ति हो, जो हिंदुस्तान है वो बेसिकली जो कहते हैं कि मातृभूमि की का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक, जो इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर में, वो काफी चर्चित पुस्तक रही है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो बलराज मधोक का एक जमाना था जब बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी में काफी ठन गई थी, और इसी कारणों से बलराज मधोक को पार्टी से निकलना पड़ा, और बाद इसी कुछ दिनों, 1-2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। तो बलराज मधोक की कहानी मैं जब सर्च कर रहा था कि बीजेपी में क्या इस तरह की पहले भी कुछ घटना घटी है, तो वो 2-3 चीज मेरे सामने आ गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कहा गया है, बहुत बड़ा फिलोसफर था जर्मनी का, उसने कहा है कि एक अंग्रेजी में कि ही हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ और है, उसमें एक एलिटिज्म डेवलप कर जाता है, और इससे आज तक कोई पार्टी वंचित नहीं रहा। मैंने अभी बीजेपी के बारे में बात किया, इसके पहले मैंने कांग्रेस के बारे में बात किया, जो यहाँ की प्रगतिशील पार्टियां कही जाती हैं, लेफ्ट वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी
जो बड़ी पार्टी थी एक ज़माने में, जो यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, उसके भी दो टुकड़े हुए। 1962 चाइना के वार के बाद 1964 में सीपीआई और सीपीएम अलग हो गया। और जहाँ तक सोशलिस्टों की कहानी है, उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके बारे में तो इतना ही कहा कि मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि सोशलिस्टों के बारे में एक बड़ी पुरानी कहानी है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। आज कम्युनिस्ट पार्टी की या सोशलिस्ट पार्टी के कितने खंड विखंड हो चुके हैं, इस पर आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। तो इन्हीं कुछ चंद बातों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ, और फिर अगली बार जब मिलता हूँ तो किसी और मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करूँगा। धन्यवाद।